पहाड़ों की गोद में बैठी हिमाचल सरकार, केंद्र की एजेंसियां, ठेकेदारों का गिरोह और पर्यावरण की कसम खाने वाली कागजी पहरेदार, सब ने मिलकर इस देवभूमि को ठेके और टेंडरों का चारागाह बना दिया है। बारिश अब यहाँ आसमान से नहीं, फाइलों से बरसती है। ऊपर से क्लियरेंस, नीचे से कमीशन और बीच में पहाड़ का जिस्म टुकड़ों में कटता है। 2018 से 2025 तक के हर मानसून ने साफ लिखा है कि हिमाचल की मौत का कारण बादल नहीं, बल्कि वह हाथ है जो विकास के नाम पर दस्तखत करते हैं और उसी स्याही से इस धरती की कब्र का पत्थर लिखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हिमाचल की घाटियों में मानसून कभी उम्मीद की बौछार लाता रहा होगा। खेतों की मिट्टी में नमी, नदियों में कलकल और बर्फीली चोटियों से उतरते झरनों का संगीत भी गूंजता रहा होगा। लेकिन 2018 के बाद से यह बारिश मौत और मलबे का दूसरा नाम बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि इन 8 सालों में पहाड़ सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि नीतियों, ठेकों और लालच से ढह रहे हैं। 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश, सामान्य से 21% अधिक, 405 भूस्खलन, 34 बादल फटने की घटनाएं, 343 मौतें और 1594 करोड़ का नुकसान। यह चेतावनी थी, पर किसी ने सुनी नहीं। 2019 में बारिश 10% कम थी, लेकिन तबाही का पैमाना वही, 201 लैंडस्लाइड, 14 क्लाउड बर्स्ट, 307 मौतें और 1224 करोड़ का नुकसान। 2020 में 25% कम बारिश के बावजूद 284 मौतें और 865 करोड़ का घाटा। 2021 में बारिश फिर 10% कम, लेकिन 481 मौतें, 87 भूस्खलन और 1161 करोड़ का नुकसान। 2022 में बारिश सामान्य, फिर भी 2400 से ऊपर का नुकसान। 2023 में तो विनाश का चरम, बारिश 21% अधिक, 169 लैंडस्लाइड, 53 फ्लैश फ्लड, 19 बादल फटना, 511 मौतें और 9700 करोड़ से ऊपर का नुकसान। 2024 में 18% कम बारिश पर भी 1300 करोड़ का घाटा और 2025 में आधा सीजन बाकी रहते 1952 करोड़ का नुकसान, 200 से अधिक मौतें और सैकड़ों घर पूरी तरह बह गए। और अभी हम यात्रा में हैं उसी मानसून की। इस दौरान पहाड़ों पर विकास के नाम पर जो खेल चला, उसमें ठेकेदार, कंसल्टेंट, सरकारी मशीनरी और राजनीतिक नेटवर्क सब जुड़े थे। सड़क चौड़ीकरण और रोपवे जैसे प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले फिजिबिलिटी और डिज़ाइन रिपोर्ट तैयार करने वाली कंसल्टेंसी कंपनियां मैदान में उतरी। कीरतपुर, मनाली और परवाणु धर्मपुर जैसे 4 लेन प्रोजेक्ट्स के डीपीआर और जियो टेक्निकल आकलन में रॉडिक कंसल्टेंट्स, स्टुप कंसल्टेंट्स, इरकॉन इंटरनेशनल और एलाइड इंफ्राटेक जैसी कंपनियों के नाम आए। इनके बाद एनएचआई और उसकी सहायक एनएचएल-एमएल ने टेंडर जारी किए, जिनमें निर्माण कार्य गावर कंस्ट्रक्शन, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, सिस्ट्रोनिक्स, एबीबी ज्वाइंट वेंचर और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों को मिली। निर्माण के बाद तथाकथित इंडिपेंडेंट इंजीनियर और ऑडिट के लिए भी निजी कंसल्टेंट नियुक्त हुए। अक्सर वही नेटवर्क जिनके पुराने प्रोजेक्ट्स पर भूस्खलन और डिज़ाइन फेल्योर के आरोप हैं। रोपवे प्रोजेक्ट जैसे कुल्लू का बिजली महादेव, एनएचएमएल की बोली में दिल्ली और मुंबई की रोपवे कंपनियां डॉपलमायर इंडिया, पेनियन रोपवेज और बार्थ रोपवे शामिल रही। टेंडर में तकनीकी मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में वही फर्म शामिल रही जो बाद में निर्माण निगरानी भी करती हैं। पर्यावरणीय क्लियरेंस देने वाले राज्य वन विभाग और एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय ने फॉरेस्ट डाइवर्जन और पेड़ कटाई के परमिट दिए। बिजली महादेव के मामले में 203 पेड़ों और 3.1 हेक्टेयर वन भूमि की मंजूरी। एनजीटी का ग्रीन टैक्स 2015 से एक अस्थायी वसूली तंत्र है। बाहरी वाहनों पर प्रवेश शुल्क, होटल रिजॉर्ट से सेस और निर्माण परियोजनाओं से पर्यावरण शुल्क। यह टैक्स हिमाचल पथ परिवहन निगम और टोल ऑपरेटर वसूलते हैं, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग को जाता है। बीते 5 वर्षों में इस मद में औसतन 80 से 100 करोड़ रुपए सालाना जमा हुए। दस्तावेजी दावा है कि यह रकम ढलान स्थिरीकरण, वृक्षारोपण, ड्रेनेज सुधार और आपदा रोधी ढांचे पर खर्च हुए, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में इन मदों का वार्षिक ऑडिट ही नहीं है। साइट वार देखने पर कई जगह बनी ग्रीन वॉल्स मानसून में बह गई, लगाए गए पौधे सूख गए और ड्रेनेज चैनल अधूरे छोड़े गए। हाइड्रो प्रोजेक्ट का असर और गहरा है। सतलुज पर लूरी प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेथपा झाकड़ी, कोल डैम और रामपुर प्रोजेक्ट से पहले ही
बदले नदी के प्रवाह और तलछट पैटर्न में यह एक और चोट है। लोहरी के पहले चरण में करीब 775 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसके लिए नदी किनारे हजारों पेड़ों की कटाई, कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण और नदी के जल को टनलों में मोड़ने की योजना है। टनलिंग से भूजल स्रोत सूखना, पहाड़ी चट्टानों में दरारें और प्लास्टिक से ढलानों की स्थिरता बिगड़ना तय है। EIA में इन खतरों का उल्लेख है, लेकिन उन्हें मैनेजेबल कहकर टाल दिया गया। यह सब मिलकर हिमाचल को एक अस्थायी आपदा क्षेत्र में बदल रहे हैं। सड़कें हर साल बह रही हैं, ढलान हर साल खिसक रहे हैं, नदियां गर्मियों में सूख रही हैं और बरसात में उफान मार रही हैं। यह खेल साफ है। पहले परियोजना को धार्मिक, पर्यटन या विकास के नाम पर जनता के सामने रखा जाता है, फिर तेजी से टेंडर और कंसल्टेंसी नेटवर्क के जरिए उसे पास किया जाता है। पर्यावरणीय असर को कमतर दिखाया जाता है और जब मानसून में ढलान बहते हैं तो जिम्मेदारी से बचने के लिए अत्यधिक वर्षा का बहाना बना दिया जाता है। जिम्मेदारी बांटने में कोई कठिनाई नहीं। राज्य सरकार जिसने आंकड़े और चेतावनियां अनसुनी की, केंद्र सरकार जिसने NHI, NHLML के जरिए मैदानों वाला इंजीनियरिंग मॉडल पहाड़ों पर थोप दिया, स्थानीय विधायक मंत्री जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए प्रोजेक्ट बचाए, ठेकेदारों से गठजोड़ किया, नियामक एजेंसियां जिन्होंने क्लियरेंस को महज औपचारिकता बना दिया और NGT जिसने ग्रीन टैक्स को बिना ऑडिट के वसूली का साधन बना दिया। अगर अदालतें इन क्लियरेंस की कानूनी और तकनीकी समीक्षा अनिवार्य नहीं करेंगी, ग्रीन टैक्स का वार्षिक सार्वजनिक ऑडिट नहीं होगा और संवेदनशील इलाकों में कैरिंग कैपेसिटी को कानूनन लागू नहीं किया जाएगा, तो हिमाचल अगले दशक में पर्यावरणीय और आर्थिक दिवालियेपन की ओर जाएगा। विकास की असली परिभाषा मेगावाट और किलोमीटर से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि पहाड़ और जनता कितनी सुरक्षित है। हिमाचल आज उस चौराहे पर है जहां से एक रास्ता विवेकपूर्ण विकास की ओर और दूसरा अस्थायी विनाश की ओर जाता है। फैसला किसका होगा? उनका जो हस्ताक्षर कर रहे हैं या उनका जो हर बरसात अपने घर और अपनों को खो रहे हैं? यह आने वाले वर्षों में साफ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।